हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 41 करेंगे। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन है। ये एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल एक स्पेस है रेडियस आर का, जिसमें क्रॉस फील्ड है, लेकिन इतना दूर में नहीं है। ये जो छोटा सा एक कैविटी है, ये सेंटर यानी इस कैविटी का रेडियस r/2 हो गया। इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो है सिर्फ बचे हुए भाग में है, और वो फील्ड बढ़ रहा है dV/dt अल्फा रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बताना है कि इस कैविटी के अंदर इस सेंटर से x दूरी पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूँ। चलिए, तो आप ट्राई किए होंगे, मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखा जाए। अगेन आप जानते हैं, कभी भी आपको अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको ईएमएफ निकालने के लिए कोई भी केस आ सकता है, कैसा भी डायग्राम बन सकता है। बट अगर आपको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बी 100% श्योर दैट द स्पेस जिसमें बी बदल रहा है दैट विल बी सिलेंड्रिकल। यही हम कर ही सकते हैं। ओके, सो हमेशा आपको सिलेंड्रिकल रीजन ही मिलेगा, इसमें हमको करना है। तो जैसा कि कैविटी वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम, कि अगर हम इसको दो पार्ट समझ लेंगे, इसको दो पार्ट में समझेंगे कि एक सिलेंडर हुआ जिसमें पूरे में क्रॉस फील्ड होता, पूरे में हर जगह क्रॉस फील्ड हो, और दूसरा इसमें एक और सिलेंडर हो जो r/2 रेडियस का हो, और उसमें क्या हो जाए, डॉट हो जाए, उसमें फील्ड डॉट हो जाए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमको ये सिलेंडर का इफेक्ट मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ करंट यहाँ बी अंदर होगा और यहाँ बी बाहर होगा, नेट फील्ड यहाँ पर B0 हो जाएगा। अब हमको यहाँ इस सेंटर से x दूरी पर निकालना है हमको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम इसके द्वारा भी निकालेंगे और इसके द्वारा भी निकालेंगे, और नेट सिंस b है इसलिए वेक्टर सम करके आंसर लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए वेक्टर को सम करके आंसर लिख देंगे। तो पहले इसमें निकालते हैं। अगर यहाँ से हमको कहीं मान लीजिए, अगर हमको यहाँ से x दूरी पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जानते हैं, ऐसा हम लोग सर्किल में चलते हैं और कैसे करते हैं हम लोग, E इंटू dl, E डॉट डी एल थ्रू आउट द लूप, इंटीग्रल E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस d∅/dt। यही चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, E इंटू dl का मतलब कितना होगा, 2πx विल बी इक्वल टू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब माइनस देखिए, डायरेक्शन ऐसा लेंगे, किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचते हैं हम लोग। जैसे ये फील्ड है B क्रॉस है और वो बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डेवलप होना चाहिए जो उस B को घटाने की कोशिश करे लेंज लॉ के हिसाब से। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि इस यहाँ पे कंडक्टिंग लूप समझ लें, कंडक्टिंग लूप। तो आप सोचिए कि उसमें करंट किधर बहता, तो इसमें फील्ड अंदर है तो फील्ड बाहर बनाने की कोशिश करता, इसमें करंट ऐसा बहता एंटी क्लॉकवाइज, और करंट कौन बहाता, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डायरेक्शन जान के इसलिए माइनस हटा के सीधे आंसर लिखते हैं हम लोग, दैट इज dt ऑफ क्या, B इंटू दैट इज एरिया, दैट इज πx²। सो दिस E इंटू 2πx इज इक्वल टू dV/dt, अल्फा दिया आपको। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अल्फा अपान πx² है, अल्फा x/2, अल्फा x/2 किधर होगा, जहाँ में जैसे यहाँ निकालना x दूरी पर, तो हमको इसके टेंजेंट कर लूँ, इधर होगा। एक ये E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले की वजह से। अब छोटे वाले कभी निकालेंगे
तो डायरेक्शन उल्टा होगा, फॉर्मूला इतना ही आएगा, x बदल जाएगा। जैसे ये जो पॉइंट था मान जो हमारे जहाँ पे हमको निकालना था, पॉइंट P जो था वो यहाँ से था ना, ये वाला x था ना, अब मान लीजिए इसके सेंटर से ये कुछ यहाँ से मान लीजिए y डिस्टेंस पे है, तो किधर होगा, पहले तो किधर होगा ये देखना होगा। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर E1 हो गया। अब ये कैसा है, डॉट फील्ड है, डॉट फील्ड है मैंने फील्ड बाहर की तरफ है, और अगर ये फील्ड बढ़ रहा है तो उस फील्ड को भी बढ़ना ही चाहिए, बिकॉज हमेशा दोनों को कैंसिल करना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ये B बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसा फील्ड होना चाहिए जो अंदर बनाए, यानी इस तरह से करंट चलना चाहिए, इसलिए इसका फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा E2। ठीक है, वैसे भी सीधा भी समझ सकते हैं कि क्रॉस की वजह से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट की वजह से क्लॉकवाइज आएगा, और ये E1 की वैल्यू हो गई। इस तरीके से E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा y/2 हो जाएगा। सेम तरीके से करेंगे तो अब इनको हमको वेक्टर सम करके आंसर निकालना है। तो जरा से इसको फिर से डायग्राम बना ले, वेक्टर सम करना हमको। ये पॉइंट अपना C पॉइंट था और यहाँ पर निकालना था, और ये पॉइंट मान लीजिए इसका जो सेंटर है ये वाला, उसको हम C डैश कह ले रहे हैं, इसके सेंटर को C डैश कह ले रहे हैं, छोटे वाले कैविटी का। तो ये दूरी को हम लोगों ने x कहा है और ये दूरी को हम लोगों ने y कहा है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है इसकी लाइन के परपेंडिकुलर होगा इधर, और इसका फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आ रहा है, वो इधर की तरफ हो गया। ठीक है, तो इधर बना लेते हैं इसको, ये वाला पॉइंट वही है, तो इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ हो गया। ये हो गया, ये E1, ये हो गया E2, और नेट हम लोग को निकालना है, इस दोनों को ऐड करना है, वेक्टर सम करना है। ओके, तो ये यहाँ C है और यहाँ पर ये पॉइंट C डैश है, ध्यान रहे। चलिए तो इसको हम लोग ऐसे इसको परपेंडिकुलर मिला लेते हैं। ध्यान रहे ये दूरी कितना है, R/2, ये दूरी हमारा R/2 है ना, बिकॉज ये R/2 का रेडियस है। ये आपको समझने के लिए डायग्राम थोड़ा और मैं बड़ा बना लेता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये C है, यहाँ पे C डैश बना लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। ये दूरी फिर से वही एग्जैक्ट सेम डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको दिखे, समझ में आए। ये C डैश हो गया, इनके बीच का दूरी R/2 हम जानते हैं। इसके द्वारा फील्ड इसके नॉर्मल है और इसके द्वारा फील्ड इसके नॉर्मल है। ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। अब नेट फील्ड हम लोग को निकालना है, तो इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, अब रिजॉल्व करके ऐड कर दिया जाए। चलिए मान लीजिए हम मानते हैं θ1, ये θ2, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर ये θ1 हुआ तो 90 में θ1 होगा, ये 90 है यानी ये भी एंगल θ1 होगा, इसी तरीके से ये एंगल θ2 होगा। ठीक है, तो अगर हम रिजॉल्व करें तो कैसे कैसे वेक्टर्स आएंगे, इधर आ जाएगा, ये इसको रिजॉल्व करें E2 को, तो इधर हो जाएगा E2 cos θ2, इधर E1 cos θ1। वर्टिकल रिजॉल्व कर ली और हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, दोनों इधर ऐड हो जाएगा। E2 cos नहीं भाई, साइन है ये सब, ऊपर तो साइन आएगा ना, sin θ2 ये sin θ1, इधर की तरफ दोनों cos आ जाएंगे, और E2 cos θ2, E1 cos θ1। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज क्या आ जाए, इनको अलग जोड़ा जाए, तो E2 sin θ2 माइनस E1 sin θ1 की वैल्यू पहले निकाली जाए। तो वैल्यू पुट किया जाए, E1 E2 के यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए।
E2 की वैल्यू हो गई अल्फ़ा वाई बाई 2 साइन थीटा 2 माइनस अल्फ़ा एक्स बाई 2 साइन थीटा 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई? सो देखिए y साइन थीटा 2, दिस इज y एंड दिस इज साइन थीटा, मतलब ये डिस्टेंस हुआ। ये दूरी को अगर हम d मान लें तो हो जाएगा अल्फ़ा d बाई 2 और x साइन थीटा 1 इज ऑल्सो d, so इज अल्फ़ा d बाई 2, सो इट बिकम्स 0, मतलब इधर का फील्ड कैंसिल कर गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा E2 cos थीटा 2 प्लस E1 cos थीटा 1 दैट इज इक्वल टू, अगेन वैल्यू पुट किया जाए तो हो जाएगा अल्फ़ा वाई बाई 2 cos थीटा 2 प्लस अल्फ़ा एक्स बाई 2 cos थीटा 1 और y cos theta 2, y cos theta is this distance and x cos theta is this distance, यानी इसका जो सम होगा वो कितना r by 2 हो जाएगा। So finally this answer is alpha r by 2 to the 4 because ये 2 उधर से है और y cos theta 2 plus x cos theta 1 is r by 2, so this is the answer alpha r by 4। किधर हुआ? इस पेपर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे इस डायरेक्शन में कहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हैं जैसे कैविटी वाला क्वेश्चन वैसे यहाँ भी कर दिया। एक चीज़ और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, अल्फ़ा ये कॉन्स्टेंटली अगर बढ़ रहा है तो एक चीज़ और समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ये जो रिजल्ट है जो आया है, देख रहे होंगे ये बड़े वाले के बड़ा, ये जो रिजल्ट देख रहे हैं आप, इस बड़े वाले फील्ड आया किधर? राइट, इधर लेफ्ट की तरफ आया है। अगर हम पूरे बड़े वाले की वजह से इस कैविटी के सेंटर पे फील्ड निकालें तो इतना ही आएगा, सेम आएगा नहीं? कैसे? ये वाला E1 है अल्फ़ा r बाई 2, ये दूरी r बाई 2, अल्फ़ा r बाई 2 बाई 2 दैट इज अल्फ़ा r बाई 4। सो कैविटी के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही सब जगह होगा, यानी अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? सब जगह ऐसे ही बनेगा, सब जगह फील्ड ऐसे बनेगा। तो जो यहाँ यूनिफॉर्म है, देखिए कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म होगा और इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा। तो ये x देने से कोई x पर डिपेंड नहीं किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू द कैविटी, और वो आप अब अगर बात समझ गए तो डायरेक्टली आप पूरे सिलेंडर को वैसे निकाल सकते थे अगर ये अल्फ़ा कांस्टेंट था। ठीक है, एनीवे वो तो अलग चीज़ है, बट मेन चीज़ हमको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये कैविटी, एक तो कैविटी वाला क्वेश्चन आता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, तो भी सेम जैसे कैविटी करंट दे देता है कि इसमें सिलेंडर करंट दे दिया और फील्ड आपसे निकालना होता है, तो अगर कैविटी दे दिया और बी दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो फिर जैसे कैविटी वाले क्वेश्चन वहाँ है वैसे कैविटी वाला क्वेश्चन यहाँ भी होगा। और मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्लियर है कि हमेशा आपको सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ही देगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमने आपसे किया, फिर कुछ और दूसरे टॉपिक से अगला क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।